All right. Kind of. Right. Yeah. So these are the uses, right? And this is given by Regio. So it is a valid क्या कहते हैं use. This is the research according to him, and these are the results uh, of the research. So Regio also tells us कि why errors happen. Uh, Regio says कि, you know what, sometimes it is the person's fault, and sometimes it is the machine's fault or the task's fault. So Regio कहता है कि there are four types of errors: omission, commission, sequence, and timing, right? And Rigo कहता है कि there are other factors जो यहाँ पे classify होते हैं. So there are four types of errors: as an error or omission, as in you forget to do something, as in for example you forgot to turn off a switch, इसकी वजह से मसला आ गया. Error of commission का मतलब है कि you did something, ठीक है ना, uh, extra, or you did something क्या कहते हैं fully, but you did not do it properly, as in for example तुमने काम तो किया बट यू डिड नॉट डू इट प्रॉपर्ली, एज इन फॉर एग्जांपल पूरी तरह बंद नहीं किया, राइट? या तूने जिस तरीके से किया है क्या कहते हैं, यू डिड नॉट डू इट इन द तरीका दैट वाज इट वाज रेकमेंडेड टू, राइट? सो लेट्स सपोज तुमने सेफ्टी को इस्तेमाल नहीं किए, या तुमने बंद करना था लेकिन तुमने उस टाइम पे बंद नहीं किया, यू नो, किस आगे 5 मिनट पहले बंद कर दी, इसके वजह से मसला आ गया. तो दैट्स एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ सीक्वेंस का ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तुमने सारे काम किए लेकिन ऑर्डर सही से फॉलो नहीं किया. एरर ऑफ टाइमिंग, तुमने काम जल्दी कर दिया, तुमने काम बहुत देर से किया, जिसकी वजह से काम तबाह हो गया. So Regio says that these are four type of errors that a person can perform. Yes, there are other factors, as in भाई बंदे के पास ट्रेनिंग नहीं हो not to use that machine, तो he is not gonna be able to understand कि इस मशीन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं. As in तुमने पता होगा कि when you have a new remote in the house, तो समझ में आता है कि बटन कौन सा बटन HDMI केबल की तरफ जा रहा होगा. So you lack training, that's why you won't be able to operate it. Some workers are clumsy by nature. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे चीजें गिरती रहती हैं, so that could be also a problem. Fatigue, tired workers are gonna have more accidents. So you can use Gould's research as an evidence, जो हमने पिछली दफा किया था. So these are the sources for errors that can happen. So is there any incident जिसके बेस पे कोई मशीन की डिस्प्ले ऊपर नीचे होने की वजह से कोई एरर आया हो? Yes. The 3 mile incident. This is in your syllabus. The 3 mile incident, what happened was कि March 1979 के अंदर एक ऑपरेटर था और उसने एक चीज बंद कर दी बाय मिस्टेक, ठीक है ना, एंड ही लेफ्ट विदाउट टर्निंग इट ऑन. तो हुआ क्या कि दी रिएक्टर जहाँ पे ये था, इट ओवरहीटेड एंड साउंड बचता गया, ठीक है ना, और पावर प्लांट में जो बाकी वर्कर थे उनको भी आवाज आती रही, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि ये इमरजेंसी है क्यों, what was wrong, right? It took them almost 2.5 hours to find out what was the exact problem, and by the time they found out damage हो चुका था. तो ऑब्वियसली पावर रिएक्टर के अंदर इतना बड़ा मसला है, पावर प्लांट के अंदर बड़ा मसला है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन तो होगी. सो द इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि भाई एम्प्लॉय की गलती तो थी, लेकिन फैक्ट्री की भी गलती थी. जिस तरीके से फैक्ट्री डिजाइन हुआ तो वो भी बहुत गलती थी. क्यों? क्योंकि अलार्म तो बज रहे हैं, राइट, बट क्या कहते हैं, सिस्टम के अंदर ये नहीं बताता बंदे को कि पाइप एक्चुअली बंद हो चुका है कि नहीं हो चुका. देयर इज नो इंडिकेशन कि पाइप बंद है, देयर इज नो इंडिकेशन पाइप खुला है, नथिंग टू टेल यू, ठीक है ना. देयर इज नो वार्निंग सिस्टम, देयर इज नो इंडिकेशन कि पाइप के अंदर क्या हुआ है. तो पाइप के अंदर घुस के पता लगाना होता था कि पाइप के अंदर हुआ क्या है. देयर इज नथिंग टू टेल यू. ऑल्सो रिएक्टर्स के अंदर और मशीन लगी होती है जो टेम्परेचर के सुई बताते हैं, लाइक गेजेस वगैरह. Every worker had to look at every single gauge to find out. क्यों? क्योंकि अगर कोई कोई चीज हाईलाइटेड नहीं थी, किसी चीज की बत्ती नहीं बज रही होती, अगर बत्ती बज रही होती ना कि टेम्परेचर की बत्ती ब्लिंक कर रही होती, टेम्परेचर का मसला है, उस फैक्ट्री के अंदर कोई चीज हाईलाइट ही नहीं हुई, तो बकायदा हर चीज को इंडिविजुअली जाके चेक करना पड़ता, ये सही कि ये सही कि नहीं. ऑल्सो वहां पे कलर कोडिंग के भी मसले थे.
कि उस सेक्शन के अंदर लाल का मतलब ओके है, इस सेक्शन के अंदर लाल का मतलब डेंजर है, उस सेक्शन के अंदर ग्रीन का मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल है। सो हर सेक्शन के अंदर एक करके 100 मतलब निकल के आते, तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगी कि इज इट सेफ या नहीं। तो दीज फैक्टर्स ऑल कंबाइंड, ठीक है ना, कॉज द 3 माइल इंसिडेंट जिसकी वजह से रिएक्टर ओवरहीट हो गया। सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंसान की गलती, यस ह्यूमन एरर था यहाँ पे, बट सिस्टम डिजाइन की भी गलती थी। सो दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जांपल कि यू नो व्हाट, व्हेन यू डिजाइन विजुअल सिस्टम्स यू नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट, वरना ये मसले आ सकते हैं। तो देयर शुड बी इंडिकेटर्स, इट शुड हाईलाइट थिंग्स, देयर शुड बी, ये जो कलर्स है ना ये क्वालिटेटिव विजुअल डिस्प्ले का एग्जांपल है। इफ यू डोंट नो द मीनिंग मसला आएगा। सो या, सो दिस आल्सो टेल्स कि आवाज की भी जरूरत नहीं होती, आवाज के साथ विजुअल डिस्प्ले की भी जरूरत है, क्योंकि लोग को आवाज तो आ रही थी बट देयर इज नो विजुअल डिस्प्ले टू टेल देम कि आवाज किस चीज की आ रही है। सो इन योर सिलेबस ओवरऑल तुम लोगों को क्या चीज याद रखनी है? तुम्हें 3 माइल इंसिडेंट तुम पूरा का पूरा बता सकते हो कि 3 माइल इंसिडेंट ये हुआ था एंड इन वजूहात की वजह से आई थी, दिस फैक्टर जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि the error was because of the human error as well as the variant system design, ठीक है। जब तुम ये लिख दोगे तो you're good to go। so अगर तुम्हें 3 माइल इंसिडेंट याद नहीं रहता, right, so तो आई मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, बट यू कैन salvage your marks। किस तरह salvage your marks? तुम लिखो 3 माइल इंसिडेंट हुआ था लेकिन तुम्हें डिटेल नहीं है एक्शन किस तरह हुआ था। You can write that you know what, there was an issue with the visual and auditory displays, ठीक है ना, which caused the meltdown in the reactor, that's it। ये जो टाइप ऑफ, ये जो सारा का सारा जो, ये जो पूरा कंटेंट, राइट, this is not gonna come in exam, but these all content what leads to this thing, so this is the main thing, this is what in your exam, ठीक है ना, but you guys need to know these research at least for this thing। Also जो की research है ये वाला, जो uses and errors, these can serve as other supporting evidences, खासतौर पे debate के अंदर, right, तो debate के अंदर ये काम आएगा, ठीक है। But the main thing is 3 mile incident and its summary। So if you were to evaluate it, is it individual situational? It's both individual error था and system design का मतलब situational error भी था कि you know what, color coding different है, no indication, so it is also situational। Is it holistic or reductionist? It is holistic क्योंकि there are many factors of errors that is being considered, सिर्फ one cause of error यहाँ पे नहीं बताया हुआ, so it is holistic। Free will deterministic यहाँ पे apply नहीं होगा, nature and यहाँ पे apply नहीं होगा। Is it applicable? Yes, it is। It tells us that quality, if you use qualitative indicators, right, उसके meaning सबको पता होना चाहिए। It tells us कि with auditory indicators, visual indicators मौजूद होना चाहिए। It tells us that क्या कहते हैं, the lack of training of the employees was also there, so employees should be trained to understand what the indicators of the displays mean, so it is highly applicable। uh, और क्या होगा, एप्लीकेशन कल्चर वाइज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ इस मशीन की गलती थी। आई गेस दैट्स इट। सो या, इंडिविजुअल हो गया, यूजफुलनेस हो गया, रिएक्शन या कॉस्ट इफेक्टिवनेस के तो बारे में बात कर सकते हो, दैट इंश्योरिंग के you ensuring कि तुमने ये सब के सब कर दिया, right, you make the best visual display and you make the best auditory display, obviously it's going to cost you a lot of money। So by implementing on all of these principles, yes, you will have the best system, but you're not going to lose a lot of money। So whatever is being advised यहाँ पे, these are not cost effective advices, this is going to cost you a lot of money। तो तुम cost effectiveness के ऊपर बात कर सकती हो। Anyways, is the 3 mile incident thing clear?
Iman Fatma क्या सीन है? Is it clear? All right. So the first part was all about how can accidents happen at workplace. ठीक है. The second research will talk about how do you reduce accidents in the workplace. ठीक है, accidents तो होते हैं. Is there anything that we can do to stop it? So this experiment ये तुम्हारे health psychology में भी है, ठीक है ना? तो अगर तुमने ये पढ़ लिया ना तो obviously one research कम हो गया तुम्हारा health psychology के अंदर. So this one experiment by Fox. He does a field experiment to find out क्या token economy can it be useful to reduce accidents in workplace, specifically in mines जहाँ पे you know what वो जमीन खोद रहे होते हैं minerals वगैरह निकालने के लिए. So that's the experiment. It's a field experiment, right? Fox does his experiment two mines, mine A and mine B. Uh, if you are concerned कि यार ये तो गलत है, एक माइन और दूसरे माइन के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क होगा, Fox made sure that there is not the issue क्योंकि both of the mines use the same technique to mine. The machinery involved, the same machinery involved there, right? Also, both of the mines were of similar size. So you know what, number of employees almost आपस में same थे, and the space that you were given to operate be same. So obviously, chance of accidents was also going to be similar. However, mine A and mine B, there's a reason कि mine A को A क्यों कहते हैं, B को B क्यों कहते हैं, क्योंकि mine A के अंदर थोड़ा सा पहले शुरू हुआ था, तो that's why it become mine A, क्योंकि ये पहले हुआ था. Mine B become mine B क्योंकि वो उसके थोड़ा बाद हुआ था. So that doesn't matter. Important thing is कि side by side दो researches चल रही हैं. So you can, if you think about it, side by side दो research चलाना, this proves that Fox's experiment is highly replicable because he's doing the same thing in both the places. So it is replicable. Anyways, how is he going to do this? He is going to take office workers, engineers, management workers as participants for mine A, and same thing he does in the mine B. So he made sure कि मेरे पास जो type of participants हैं दोनों mine के अंदर same type of लोग हैं. ये जो 1970, 1979, 83 ये दिखाता है कि it was a very long experiment, right? Started in 1972, खत्म कब हुआ 1987 के अंदर. So like almost what, like I don't know, 15 साल चला ये experiment. So it's a longitudinal study. uh longitudinal study के अंदर मसला क्या होता है कि people kind of drop out, बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं. तो when Fox started this experiment 1972, right? I think 1970 के बाद जो होगा, इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे माइन ए के अंदर, 1979 के अंदर, 1983 के अंदर इतने हो गए. So the number of employees kept fluctuating, right? So that could have been a concern, but Fox made sure it did not impact our results. Anyways, so stage is set. दो माइन है, माइन ए माइन बी. माइन ए थोड़ा सा पहले शुरू होता है, माइन बी थोड़े बाद शुरू होता है, एंड ही मेड श्योर कि दोनों सेट ऑफ माइन के अंदर हमारे पास पार्टिसिपेंट ये होंगे. सो ही डिवाइड्स द पार्टिसिपेंट इन फोर ग्रुप्स दोनों माइन के अंदर. ग्रुप वन के अंदर वो लोग होंगे जो सबसे कम खतरनाक काम करते हैं. ऑब्वियसली ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस के अंदर रहते हैं, सबसे कम खतरनाक काम है. ग्रुप टू के अंदर जो थोड़ा खतरनाक काम करते हैं, जो मजदूर के जो इंचार्ज होते हैं, जो दूर से देखते हैं कि मजदूर क्या काम कर रहा है. ग्रुप थ्री आर द पीपल जो खतरनाक काम कर रहे होंगे, एज एन जो लेबर्स जो होते हैं, हैवी मशीन चलाने वाले. एंड ग्रुप फोर होंगे जो इंतहाई खतरनाक काम कर रहे होंगे, पीपल हु वर्क विद इलेक्ट्रिक, पीपल हु वर्क विद फ्यूल वगैरह जिस पर आराम से आग लग सकती है. So there are four categories of people in both the mines. So when he's done that, Fox क्या करता है कि he assigns stamps. Stamps होता है, stamps, या token या ticket कह लो, whatever you want to call. बस research के अंदर stamps लिखा हुआ है, बस तुम अपनी आसानी के लिए ticket कह सकते हो. Obviously जितना खतरनाक काम होगा उतना आपको बड़ा रिवॉर्ड होगा, right? जितना कम खतरनाक काम होगा उतना कम आपका रिवॉर्ड होगा. Stamps. He made a criteria कि अगर ग्रुप वन के लोग सही से काम करते हैं ना, एट द एंड उनको
इतना रिवॉर्ड मिलेगा। सेम विद एवरी अदर ग्रुप एंड यू कैन सी जितना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ डेंजर बढ़ता है उतना ज्यादा रिवॉर्ड बढ़ता है। मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड। सो ही डज दिस इन माइन ए एंड माइन बी, दोनों माइन के अंदर ये सेम क्राइटेरिया था। आफ्टर सेटिंग द रिवॉर्ड नंबर he then explains the criteria of the reward। आपको फिर किस बेस पे स्टैम्प्स मिलेंगे एंड आपको किस बेस पे स्टैम्प्स आपके काटे जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर, वरना लोग लड़ाई करते हैं कि तुमने हमारे स्टैम्प्स क्यों काटते, तुमने हमारे स्टैम्प्स क्यों कम किए। तो ही मेड श्योर कि एवरीवन अंडरस्टूड कि आपको इन क्राइटेरिया को स्टैम्प मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्कड विदाउट बीइंग इंजर्ड, अगर तुम काम करते हो एंड तुम इंजर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि इफ यू गेट इंजर्ड यू स्टॉप वर्किंग इन द कंपनी, लूज मनी। सो इफ यू वर्क विदाउट गेटिंग इंजर्ड तुम्हें स्टैम्प मिलेगी। अगर तुम्हारा ग्रुप का मेंबर इंजर हो गया तुम्हें स्टैम्प नहीं मिलेगी, नहीं तुम्हारा ग्रुप का मेंबर भी काम किया और उसको भी इंजरी नहीं हुई तो फिर तुम्हें भी स्टैम्प मिलेंगे और उसको भी स्टैम्प मिलेंगे। if you had anything in suggestion and you brought forward to the management and it helped improve the safety of the workers, the stamp milega. And if you see some accidents about to happen and if you went there and stopped it from happening, you will get the stamp. So basically these are the four criteria to get the stamps. You working perfectly fine, your group member working perfectly fine. If you have a suggestion, it's a good one. And also if you stop an accident from happening. अगर तुम इंजर होते हो या तुम्हारा ग्रुप मेंबर इंजर होता है, भले कोई भी इंजर हो, दोनों के स्टैम्प कटेंगे कटेंगे। अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तुम्हारा स्टैम्प कटेगा। और अगर yeah, I have a question, what is that? Can you repeat this criteria again? Yeah, sure. Okay, let's pretend that you, Ramla, Iman and Fatma are in the same group, right? You are, let's suppose, group 4 के लोग हो, you are in the same group, right? You all work with dangerous things. डजेंट मैटर, अगर तुम ग्रुप 1 के अंदर भी होते ना, सेम क्राइटेरिया होता कि भाई आपको स्टैम्प जब मिलेगा जब आप बगैर इंजर हुए हुए काम करोगे। अगर क्यों इंजर जब तुम होगे ना तो ऑब्वियसली यू आर गोना मिस आउट ऑन वर्क, यू आर गोना टेक टाइम टू रेस्ट, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होगा। सो इफ यू वर्क परफेक्टली फाइन बाय कीपिंग योरसेल्फ सेफ एंड तुम्हें कोई इंजरी नहीं होती तो रमला तुम्हें स्टैम्प तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट लेट्स सपोज तुम्हारे ग्रुप मेंबर फातिमा एंड ईमान है, वो भी काम करें तुम्हारे साथ और अगर उनको इंजरी नहीं होती तो उनको तो स्टैम्प तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें भी मिलेगा क्योंकि वो तुम्हारे ग्रुप के मेंबर थे। तो इफ यू डू योर जॉब गुड स्टैम्प मिलेगा, if your group members do a job good stamp milega। If Ramla, if you had any idea to improve the safety of the health workers, for example, you can say yes, helmet pehna do sabko। That's a good idea, if the manager likes it, you will also get stamps। And if you see कि यार you know what, Fatma was doing work over there, उसके ऊपर पत्थर गिरने वाला था, you went there, तुमने फातिमा को धक्का दिया क्योंकि उसको पत्थर ना गिरे, basically you stopped an accident from happening, you get a stamp। ठीक है, these are the 4 criteria of you to get stamps। Also, if there are criteria to get the stamp, you also have a criteria to get your stamp reduced। Ramla, if you अगर तुमने काम करते अपना हाथ तोड़ दिया, ठीक है ना, तुम्हारे स्टैम्प काट दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगर रमला तुम काम सही कर रही हो लेकिन तुम्हारे अंडर जो लोग हैं, ठीक है ना, फातिमा या ईमान, उनका हाथ टूट गया काम करते वक्त, तुम्हारा स्टैम्प तो कटेगा और उनका स्टैम्प भी कटेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई चीज इस्तेमाल करते हुए तोड़ दी, ड्रिल मशीन तोड़ दिया, तुम्हारा स्टैम्प कटेगा। और फॉर एग्जाम्पल ईमान का हाथ टूट गया लेकिन तुम्हें पता है कि यार ईमान का हाथ टूट गया तो अब हमारे स्टैम्प भी कटेंगे, तो इससे हम बताते नहीं। तुमने कोई इंजरी छुपाई और वो बाद में पता चल गया, स्टैम्प कटेंगे। तो ये था क्राइटेरिया स्टैम्प कटने का और मिलने का। एंड ये बताना लाजमी है क्योंकि सबको पता चाहिए कि किस बेस पे स्टैम्प मिलेगा, सबको पता चाहिए किस बेस पे स्टैम्प नहीं मिलेगा। सो दीज वर द क्राइटेरिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये जो हरकतें हमने यहाँ पे की हैं, विल इट वर्क टू प्रमोट सेफ्टी बिहेवियर्स इन माइन वर्कर्स, या ये सब मजाक के तौर पे लोग समझेंगे। In actual sense, it did work, not only in mine A but it also worked in mine B। दोनों माइन के अंदर एक्सीडेंट्स के नंबर बहुत कम होने लग गए, ठीक है।
And this evidence can be taken from the amount of money that was saved. पहले जो था ना माइन ए को इतना नुकसान होता था एक्सीडेंट की वजह से, इस एक्सपेरिमेंट के बाद नुकसान इतना कम आ गया। सेम विथ माइन बी, पहले 3 लाख का नुकसान होता था, अब कितना है? ऑलमोस्ट 40,000 का नुकसान होता है, बहुत कम नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग कहेंगे यार टोकन इकोनॉमी के अंदर लोग होता क्या है कि ये लोग स्टैंप जमा करते हैं, और जब स्टैंप जमा करने के बाद एक जगह जाते हैं जहाँ पे स्टैंप जो है ना एक रिवॉर्ड के लिए एक्सचेंज करते हैं। यही होता है टोकन इकोनॉमी में। जैसे सिंदबाद या लकी वन के अंदर यू कूपन जमा करते हो, फिर बंदे के पास जाते हो, यार 1000 टिकट्स है मेरे पास, मुझे बालू दे दो। तो क्या ये एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि एम्प्लॉयज को तुम्हें रिवॉर्ड देना होता है ना, इज इट गोना बी कॉस्टली? महंगा तो नहीं पड़ेगा? यस, एक्सीडेंट तो कम हो गया, लेकिन रिवॉर्ड देते हुए क्या पता बजट से बाहर हो जाए। पता चला नहीं। कॉस्ट ऑफ टोकन इकोनॉमी माइन ए 13,000, एंड इफ यू कंबाइन 13,000 विद दिस, फिर भी पैसे बचते हैं एज कम्पेयर टू लूजिंग 3 लाख। माइन बी का भी ये था। माइन बी के अंदर कॉस्ट ऑफ टोकन इकोनॉमी पहले 21,000 था, बाद में 11,000 हो गया। तो 21,000 भी अगर तुम 38,000 या 40,000 से कंबाइन करते हो, 3 लाख तो नहीं बनेंगे, तो ऑब्वियसली पैसे तो बच रहे हैं। So at the end of the day, Fox's experiment is very, very successful. It helps to reduce accidents and mine workers. This is a summary कि दोनों माइन के अंदर किए गए थे, राइट? टोकन इकोनॉमी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसने 4 ग्रुप ऑफ लोग बनाए थे, एंड 4 ग्रुप ऑफ लोग को कोई क्राइटेरिया दिया था जिसके बेस पर उनको स्टैंप्स मिलेंगे। एंड क्राइटेरिया ये भी बताया था कि जिस बेस पर आपको स्टैंप्स नहीं मिलेंगे। जब लोग को स्टैंप्स मिलते हैं, एट द एंड द स्टैंप्स कुड बी एक्सचेंज फॉर मेनी मेनी आइटम्स एट द स्टोर, ठीक है ना? एंड इन द रिजल्ट this experiment was a success क्योंकि at the end accidents गिर गए and also the money was saved. देखो, जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, okay, अच्छा दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। रमला पूछती कि भाई एक्सीडेंट हो रहा है, पैसे क्यों नुकसान हो रहे हैं? अच्छा सवाल है। रमला, पहली बात है कि जब एक्सीडेंट होता है ना, तो एम्प्लॉय कम हो जाते हैं कंपनी के अंदर, जिसके से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके से कंपनी की अर्निंग कम हो जाती है, ये तो सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 लोग हैं, एक का हाथ टूटा हुआ है, अब काम कंपनी में स्लो चलेगा क्योंकि वो तो काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट्स कम बनना शुरू होंगे, जिसकी वजह पे एट द एंड आई एम गोना लूज मनी। दैट मेक सेंस। लेकिन उसके अलावा और किस तरीके से पैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि तुमने एक्सीडेंट के दौरान ना तुमने मशीन भी डैमेज कर दी। तुम क्रेन चला रहे थे, खुद का तो हाथ टूट गया, लेकिन तुमने क्रेन क्रेन भी तोड़ दिया, मसला आ गया ना। तो इक्विपमेंट डैमेज भी। उसके अलावा अमेरिका में होता है ना ये स्टडी, तो एक चीज था हेल्थ इंश्योरेंस। वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी, आप बगैर हेल्थ इंश्योरेंस के कहीं भी नहीं आ सकते, तुम्हें जेल कर देंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस का ये होता है कि अगर कोई वर्कर जो है काम के दौरान वो हो गया, मतलब काम के दौरान हर्ट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, एज इन जो बंदा जो हर्ट होता है वो हॉस्पिटल जाएगा अपना हाथ ठीक कराने के, लेकिन वो अपनी जेब से पैसे नहीं निकालेगा। उसका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकालेगा, भाई ये तुम्हारे अंडर काम करता है, उसका हाथ टूटा, अब तुम पैसे दोगे क्योंकि तुम्हारी निगरानी है, तुम्हारे प्रॉपर्टी पे हुआ, तो ऑब्वियसली कंपनी को एम्प्लॉय के ऑपरेशन के पैसे देने पड़ेंगे, तो दैट्स व्हाई इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। इसलिए okay? सो दैट्स व्हाई हमें या फॉक्स को बुलाया गया था, यार एक्सीडेंट्स आगे कम कर दो, पैसे बहुत जा रहे हैं। सो या, so Fox's research, right? Is it generalizable? Well, this we're not even gonna look at कि कितने number of लोग थे in the experiment. We're just gonna look at कि yeah, mine workers के ऊपर हुआ था, but will it be applicable to other fields of professions? What if it's not applicable to office employees, right? What if it's not applicable to construction workers? What if it's not applicable to firefighters? So that's why it may not be generalizable to other occupations. Is it reliable? 100%. इसने यहाँ पे भी वही चीज की, यहाँ पे वही चीज की, रिजल्ट्स भी वही की वही हैं, प्रोसीजर भी वही का वही, इट इज रिलायबल। इज इट वैलिड? यस, कि एक असल मायने में हुआ है जहाँ पे असल वर्कर्स हैं, असल चांसेस ऑफ डेंजर के साथ वर्किंग विद रियल इक्विपमेंट्स, तो जो इंजरीज होंगी वो भी असली हैं। So everything was real, so it has high external validity. Um,
Is there any chance that demand characteristics were involved? Yes. The workers knew, the employees knew कि वहाँ पे experiment हो रहा है, तो obviously, you know what, they know that they're being observed. तो obviously क्या पता कि उस चीज की वजह से the workers may start to work more carefully just by knowing that we're being observed. So that might cause a demand characteristics जिसकी वजह से शायद internal validity गिर जाती है. Ethically, हमें किसी का नाम नहीं पता. So it is confidential, private, both. Right to withdraw, क्या पता उसके हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. But protection from harm का point applicable नहीं हुआ क्योंकि obviously the employees are undergoing harm, but not because of Fox's experiment. उनकी नौकरी ही खतरनाक थी, तो Fox उनको डाल के harm के अंदर नहीं डाला, तो Fox is not causing them harm. Alright, ये हो गया, application भी हो गया कि we can apply this in companies to get work here. Is it individual situational? It is completely situational क्योंकि Fox ने आके situation बदल दी. जिस mind के अंदर ये नहीं होता ना, वहाँ शायद एक्सीडेंट्स वही बढ़ते होता है क्योंकि एम्प्लॉइज तो वही है. फर्क क्या है कि हालात फॉक्स ने आके चेंज की जिस वजह से इम्प्रूवमेंट आई. तो इट इज सिचुएशनल. इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक. वेल, अगेन, टोकन इकोनॉमी या एनी एनी थ्योरी जहाँ पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी देखो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है. This concept is again from a school of psychology known as behavioral psychology. ठीक है ना, तुमने अपने एएस के अंदर उसको लर्निंग अप्रोच के अंदर पढ़ा होगा. सो ये जो टेक्निक है ना टोकन इकोनॉमी, बहुत पुरानी टेक्निक है. एंड जिसने भी इजाद किया उसका रैशनल ये है कि टोकन इकोनॉमी 100% काम करेगी क्योंकि मुमकिन ही नहीं है कि आप एम्प्लॉय का अच्छा ट्रीट करो आगे से वो बुरा परफॉर्म करे. एज इन मुमकिन ही नहीं है कि आप बंदे को टोकन दो सही काम करने के लिए और वो जानबूझ काम गलत करे. मुमकिन नहीं है. तो इन सिंपलर वर्ड्स, जब आप बंदे को रिवॉर्ड दोगे ना, वो वही काम करेगा जो आप चाहते हो. उसके पास चॉइस नहीं कि वो जानबूझ के उल्टे काम करे. That's why it is deterministic. क्योंकि it believes that the person will respond favorably to a favorable outcome and negatively to a negative outcome. So the person who was given token, right, did not have a choice to cause accidents on purpose, according to token economy ka principle. Is this cost effective? Yes, it is. It saved money. तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के डेटा से निकाल सकते हो कि टोकन इकोनॉमी is cost effective. Doesn't cost you lots money. It saves you money. But क्या कहते हैं? It saves you money. So it is cost effective. ये determinism का argument तुम लोग को समझ में आया जो अभी मैंने बोला था? या नहीं, सर के ऊपर से गुजर गया. Not completely. Or see, yeah, but okay. See, token economy is basically when you're giving tokens, right? Token देते हो कब देते हो? When the person does a good job. So basically, what's the point here? The point is that you want them to keep doing good job, right? You want to make sure they keep doing a good job. So basically, to make sure they keep doing a good job, you reward them. What is the reward? The token is the reward, right? Uh, and if they make a mistake, the idea is that you want to make them stop making a mistake. Stop the mistake, right? Stop the mistakes. How do you make them stop mistakes? You punish them. किस तरह? You take token away, right? Token away. यही हुआ था ना? यही हुआ है. If जो चीज अच्छा करेंगे उसके लिए उनको रिवॉर्ड देते रहो ताकि आगे आइंदा करते रहें, और जो चीज बुरा करेंगे उनको पनिश करो ताकि वो आइंदा दोबारा ना करें. यही है ना? तो बेसिकली जो सारा का सारा गेम होता है जहाँ पे रिवॉर्ड पनिशमेंट, सारा का सारा गेम जो है ना, ये बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने बनाया. ये तुमने अपने एएस के ना लर्निंग अप्रोच के अंदर पढ़ा होगा जिसके अंदर तुम्हारे पास पेपरबर्ग के एक्सपेरिमेंट आता है. सिविल रिसर्वमैन और वो आखिरी था, पता नहीं क्या नाम था उसका, भूल गया. खैर,
बैंड्यूरा वाला एक्सपेरिमेंट, राइट? तो बेसिकली जो बिहेवियर्स वाले लोग हैं ना, जब इन्होंने टोकन इकोनॉमी के साथ जब क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग बनाई थी, ये सारे के सारे टेक्निक इन्हीं लोग की। तो दे सेड कि भाई दिस विल वर्क 100%, it will work, it will never backfire, ठीक है ना? The behaviorists will always believe कि token economy, classical conditioning, opt-in conditioning will never backfire, it will always work. You ask कि भाई how can you be so sure? ये लोग कहते हैं कि भाई we believe that a person, ठीक है ना, is a person is like a machine, ठीक है, is like a machine. अच्छा, ये बात उन्होंने 1920 में की थी, तो you know what, तो उस वक्त ये बिलीवेबल था। पर्सन इज लाइक अ मशीन, राइट? उसके कोई थॉट प्रोसेसेस नहीं होते। पर्सन अपने लिए सोच नहीं सकता अपने लिए। तो बेसिकली होगा क्या, द पर्सन विल रिस्पॉन्ड टू, क्या कहते हैं, व्हाट यू डू विद देम। समझो कि बंदा जो है ना एक मशीन की तरह, जो उसके साथ करोगे उसी तरह बिहेव करेगा। तो अगर बंदे को आपने अच्छा बिहेव करवाना है ना, एज ए बंदे से वही काम करवाना जो आप चाहते हो, यू वांट द पर्सन टू डू समथिंग यू वांट, क्या करना पड़ेगा, आप रिवॉर्ड दोगे बस। जब आपने रिवॉर्ड दे देना, द पर्सन विल डू दैट थिंग अगेन, 100% गारंटीड है। आगे से बंदा नहीं नहीं बोल सकता। द पर्सन विल नॉट, डज नॉट हैव एन ऑप्शन कि आपने उसको रिवॉर्ड दिया और आगे से वो काम कर ही ना आइंदा। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि 100% दोबारा रिपीट करेगा, क्योंकि पर्सन लाइक अ मशीन, क्योंकि उसके पास थॉट प्रोसेस नहीं है। सो आप जिस तरह से साथ बिहेव करोगे उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा। सही है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। यहाँ पे आपने उनसे अच्छा काम करवाना था, आपने रिवॉर्ड दे दिया, और उनसे गलतियां हुई थी, आपने उनसे रिवॉर्ड, गलतियां कम करवानी थी, आपने उनको पनिश कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियर दिस विल वर्क 100%। सो दैट्स व्हाई डिटरमिनिस्टिक, अ पर्सन कैन नॉट कॉन्शियसली चूज के रिवॉर्ड मिलने के बावजूद वो मिस्टेक करे। बिहेवियरिस्ट वो नहीं मानते। अ पर्सन कैन नॉट कॉन्शियसली चूज के पनिश होने के बाद भी बार बार मिस्टेक करे जानबूझ के। अ पर्सन इज विल नॉट चूज दैट। So that's what deterministic, so that's what behaviors argue. A person cannot choose that. Science is deterministic. Person does not have free will to choose that. अब सुनना है? पक्की बात है, like crystal clear. All right, what about the rest of you guys? Clear है? मसला तो नहीं है? Is it crystal clear? Yes, it will नहीं, it will support the nurture side. Nurture, क्योंकि यहाँ सिखा रहे हैं ना, learning हो रही है, nature nurture होगा, क्योंकि you're developing safety behaviors inside the participant by teaching them how to perform safety behaviors by giving them reward. So teaching them, this is teaching them. You teach them, right? So nature nurture के अंदर ये क्या कहते हैं, nurture आएगा, application, यहाँ पे लिखा नहीं nature, yeah, there's a nurture, not nature. See, think of it this way: if you give a dog biscuit, जब वो न्यूज़पेपर लाएगा, उसके बाद the dog will forever bring newspaper. मुमकिन ही नहीं कि डॉग जो है ना, डॉग बिस्किट खाने के बाद तुम्हारे पास अखबार आइंदा ना लाए, उसके बाद वो ऑप्शन ही नहीं होगा। अगर डॉग तुम्हारे पास अखबार लाता है और तुमने कुत्ते को डांटा, ठीक है ना, तो मुमकिन नहीं है कि आइंदा कुत्ता जानबूझ के डांट खाने के लिए अखबार लाएगा। द डॉग विल स्टॉप मेकिंग ब्रिंगिंग यू अखबार द मोमेंट यू पनिश हिम। तो यही चीज बिहेवियरलिस्ट कहते हैं, ट्रू टोकन इकोनॉमी के। मुमकिन ही नहीं कि बंदा रिवॉर्ड मिलने के बावजूद वो दोबारा बिहेवियर करे ना, और मुमकिन ही नहीं कि पनिशमेंट मिलने के बावजूद वो दोबारा बिहेवियर करे। तो दैट्स व्हाई इट्स डिटरमिनिस्टिक। सो या, so I'm gonna keep today's class यहाँ तक, ठीक है ना? We're gonna क्या कहते हैं, study the next research and start off with a new chapter in the next class.
कोई any चीज that you guys don't understand? All right, so if everything's clear, I'm gonna sign off, okay? And I'll see you guys in the next class. Hafiz.